गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो बच्चों ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि पाथ जो फॉलोड की गई है बॉडी के द्वारा, ठीक है ना। मतलब हमको उसका एक्स वाई में रिलेशन मालूम होना चाहिए। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पार्टिकल किसी एक्स के लिए उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है ना, जैसे जैसे वो पाथ फॉलोड किया है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किसी एंगल थीटा पे, तो प्रोजेक्टाइल करेगा। तो बेसिकली मुझे बताना है ना कि इसका नेचर क्या है, ये जो पाथ ले रहा है ना, इस पाथ का नेचर क्या है। तो देखने से समझ में आ रहा है कि पैराबोला है, मतलब जो इक्वेशन बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। क्लियर है? तो वही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको किसी भी मेथड से, ठीक है ना, आप मैथ्स लगाओ, फिजिक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, इक्वेशन को एलिमिनेट करके एक्स वाई के टर्म में लिखना है, ठीक है ना। एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो हमारा जो भी इक्वेशन आएगा वो ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि किसी टाइम टी पे, ठीक है, पार्टिकल हमारा एक्स चला और इधर वाई चला, यहाँ पर पार्टिकल आ गया, ठीक है ना, एट एनी टाइम टी। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्स में चलना है, तो एक्स में चलना है तो एस एक्स वाला यूज करेंगे, फॉर्मूला याद है। तो एस एक्स हमारा क्या है? एक्स है। यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा, और टाइम तो टी है। वाई में चलना होगा बच्चों, तो क्या यूज करेंगे? एस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर? तो एस वाई को क्या लिख लेंगे? वाई। यू वाई को क्या लिख लेंगे बच्चों? यू साइन थीटा। टाइम तो टाइम ही है। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? माइनस जी। अब देखो बच्चों, हमको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो मुझको इसमें से टी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी अदर फैक्टर जितने भी होंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे, क्योंकि आप किसी पार्टिकल को किसी रफ्तार से फेंक रहे हो तो रफ्तार आपको मालूम है, ये नोन क्वांटिटी है। आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम भी है कि आप किस एंगल पे फेंक रहे हैं, सीधे फेंक रहे हैं, तिरछा फेंक रहे हैं, ये सब आपको मालूम है। क्लियर है ना। हाँ, समय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो समय को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बच्चों, टी बराबर क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रख दो यहाँ पे। वाई बराबर क्या हो गया? यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक, माइनस 1/2 जी। टी क्या हो जाएगा बच्चों? टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसको देखो बच्चों कैसे लिखेंगे आगे चल के, ध्यान से देखिए। y बराबर बच्चों क्या हो गया? u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan होता है, तो y बराबर क्या हो गया? x tan थीटा। माइनस है यहाँ पर g इंटू एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया बच्चों? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसे बहुत सिंपल सा था। आपको एक्स और वाई में इक्वेशन लिख लेना था, टी को एलिमिनेट कर देना था, तो जो भी इक्वेशन आती है हमारी वही ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करती। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल पे, यानी आपका थीटा कांस्टेंट है, ठीक है ना। आप किसी रफ्तार से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यू भी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में हमारा एंगल कांस्टेंट है,
जी तो कांस्टेंट है ही, टू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है। यानी अगर मैं कांस्टेंट को किसी और टर्म से रिप्लेस कर दूं तो कैसे लिख सकता हूं? देखो बच्चों, y बराबर tan थीटा को कोई कांस्टेंट मान लेता हूं a, x तो हो गया, और इसमें जो सारे टर्म है उसको b मान लेता हूं। तो ये इक्वेशन बच्चों किस चीज़ का है? ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का नेचर कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। यानी पाथ हमारा प्रोजेक्टाइल में कैसा लेगा बच्चों? पैराबोला लेगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए, इतना आप सीख गए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम और कितने फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल को आसान करने के लिए हमें आना ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान से बताओ, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन हो गया। आइए एक थर्ड इक्वेशन भी देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होगा? तो फिर इसी इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखिए, y बराबर x tan थीटा। ठीक है ना, x tan थीटा हम कॉमन ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए? 1। ठीक है, माइनस जी तो रहेगा, एक x बाहर आ गया तो x यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा, ऐसे ले सकते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, टैन थीटा को क्या ले सकते हैं? साइन बाई कॉस। टैन थीटा को क्या ले सकते हैं? साइन बाई कॉस। तो कॉस से कॉस कट जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसको तो मैं रब ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे ले सकते हैं बच्चों। इसको ध्यान से देखो, x tan थीटा तो हमारा बाहर है, 1 माइनस जी एक्स। ठीक है, tan थीटा को बच्चों क्या ले सकते हैं हम लोग? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से एक थीटा गया। अब ध्यान से देखो, यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी क्या होता है? रेंज होता है हमारा। यानी ये एक्सप्रेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, ये फॉर्मूला। ठीक है, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। यानी हम ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को इतने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में बनाते चलिएगा। अब आइए पहले इन पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। ठीक है, डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। y बराबर बच्चों क्या था? x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा चेंज हम किए तो क्या आया बच्चों? ये आया हमारा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो बच्चों सेक स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लास्ट इक्वेशन जो है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज आता है जब रेंज क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसके लिए। तो यहाँ पर बच्चों x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोलिक पाथ को। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें ए बी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आइए
ये हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थे। इन पे कुछ सवाल समझते हैं, ठीक है, आराम से। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, y बराबर हम डेटा ले रहे हैं √3x माइनस x², ठीक है, या फिर आप 2x² ले लो, जो इच्छा करे वो ले लो। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से ये इक्वेशन देख के कोई क्या बता सकता है ये किसका इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसे पूरे के पूरे सवाल प्रोजेक्टाइल के बनाए जा सकते हैं। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि उस पार्टिकल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका मैक्सिमम हाइट क्या है। सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस एक छोटे से इक्वेशन पे, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स का अच्छा खासा रिलेशन होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल दे दिया तो ये मत समझिए कि अरे ये तो मैथ दे दिया, अब मैं कैसे करूँगा। ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तो y बराबर √3x माइनस 2x², ये इक्वेशन को अगर इस वाले से कंपेयर करोगे, ठीक है ना, x y के बीच में रिलेशन है हमारा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से tan थीटा कितना हो गया? √3, ठीक है ना, कितना हो गया? √3, यानी थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। यानी पार्टिकल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया होगा? 60 डिग्री पे। अब देखो बच्चों, x² कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है बच्चों? क्या है? g डिवाइडेड बाई 2u² cos² 60 डिग्री। 2 के बराबर कर लें, कोई दिक्कत? तो u हमें निकालना बच्चों, तो u² बराबर क्या हो जाता? g डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos² 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। तो ये 1 हो जाता और यहाँ पे 4 हो जाता। क्लियर? g हो गया, 2 हो गया, cos² हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखिए u क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ गया ये? 20। यानी u कितनी आ गई बच्चों? √20। सही है? आराम से देख लीजिए। g की वैल्यू मैंने 10 लिया है अपने सिंप्लिसिटी के लिए, 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा, ये 2 देखो बच्चों, यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा, तो ये कट के 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी डिवाइड हुआ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब आंसर कितना आ गया? u बराबर √10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हमारा सवाल बेसिकली कैसा हो गया कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया बच्चों √10 मीटर पर सेकेंड से किस एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे। तब आप निकाल नहीं लोगे? अब इससे रेंज पूछे तो रेंज निकाल लो, मैक्सिमम हाइट पूछे तो मैक्सिमम हाइट निकाल लो, ठीक है। कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हो। यानी इस सवाल से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बच्चों, दूसरा सवाल हम लेते हैं। बस आपको फॉर्मेट पहचानना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मेट पहचानना है, बाकी सारा काम खुद पर खुद हो जाएगा। आइए एक आध 2 क्वेश्चन मेरे पास सीट्स हैं, उनसे मैं ले लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन का है ये, ठीक। देखिए, ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैसे करेंगे उसको देखा जाएगा। ये बच्चों 20 मीटर हमें दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हाइट 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया गया है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारा यहाँ पे बच्चों एक टारगेट है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो डेट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा so that projectile can hit the target, ठीक है। मतलब ये थीटा कितना होना चाहिए बच्चों कि ये इसको हिट कर जाता,
ठीक है ना। बेसिकली मुझे क्या पता करना है, थीटा पता करना। चलो ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक कॉमन सी बात है कि अगर इसको प्रोजेक्ट करते हैं और ये इससे टकराता, ठीक है ना, तो पाथ इसका कैसा है बच्चों, पैराबोलिक है, क्लियर है। तो अगर ये इस पॉइंट पे टकराता तो क्या इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है? अगर मैं इसको ओरिजिन ले लिया तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, x में 20 है, y में 10 है, मतलब ये क्या हो गया 20, 10। ठीक है, तो 20, 10 हो गया, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 20, 10 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारा देखिए, इसीलिए ये फॉर्मेट भी आपको लिखवाया था, ठीक है ना, इसी से ये फॉर्मेट लिखवाया था। x और y बच्चों हमें इसमें मालूम है, ठीक है ना, तो रख लेते हैं। y कितना है बच्चों 10 इक्वल टू x कितना है 20 tan थीटा, थीटा हमें निकालना है, ये नहीं मालूम, माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी को 10 ले लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर भी दिया हुआ है बच्चों, यू स्क्वायर कितना है 400, ठीक है ना, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अच्छा जी, x हमें मालूम है, x कितना है बच्चों 20 है, ठीक है ना, तो 10 इंटू 20 का स्क्वायर दैट इज 400, ये भी हो गया। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से थीटा निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 400 से 400 गया, 2 से 5 बार में ये गया, ठीक है। अब हाँ, अब सब कुछ ठीक दिख रहा है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 हो गया 20 tan थीटा माइनस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है, सही है। 5 देखो बच्चों सब में से कॉमन आ सकता है, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 4 tan थीटा, क्लियर। ये हो गया -1 और ये क्या हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक को इधर लेते आते हैं, सबको tan क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये क्या हो गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये tan थीटा में कैसा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो tan थीटा को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, p एज्यूम कर लेते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p माइनस p प्लस 3 इक्वल टू 0। p इन ब्रैकेट p माइनस 3 माइनस 1 p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो p की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, p की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, p माइनस 3 और p माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब p बराबर 1,3। p हमारा था क्या बच्चों tan थीटा था, यानी tan थीटा की वैल्यू 1 और 3, यानी थीटा बेसिकली हमारा क्या होगा, एक तो 45 डिग्री हो गया और 3 तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको कैसे ले सकते हैं tan इनवर्स 3, यानी थीटा की ऐसी दो वैल्यू होगी जिसके लिए पार्टिकल टारगेट को हिट कर जाता, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों हमारा किसका था, ट्रेजेक्ट्री का था, ठीक है। आइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है क्वाड्रेटिक मतलब प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, ये हमारे पास एक सीट है, ठीक है ना, रेजोनेंस की सीट है, तो उनमें कुछ क्वेश्चन है अच्छे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे सवाल कराऊँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन कराऊँ उससे आपका कंसेप्ट जनरेट हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन दिया है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए ग्राउंड लेवल सो डेट इट जस्ट क्लियर ए वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड फॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द वॉल। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना,
एक बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे कि वो 4 मीटर के एक बॉल को क्लियर कर जा रहा है, ठीक है, 4 मीटर के एक बॉल को क्लियर कर जा रहा है, और जिस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया बच्चों वो 4 मीटर की दूरी से प्रोजेक्ट किया गया है, और ये 4 मीटर का बॉल है जो क्लियर कर जा रहा है, ठीक है। और इसमें दिया है बच्चों कि इस बॉल को क्लियर करने के बाद ये 14 मीटर दूर जाके गिर रहा है, ठीक है, 14 मीटर दूर जाके गिर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक बॉल को बच्चों यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, एंगल हमें मालूम नहीं है, सामने एक दीवार थी, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि इस दीवार को जस्ट वो क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद भी वो कितना दूर पे जाके एक्स में गिरा, 14 मीटर। तो हमें बताना है कि उसकी रफ्तार कितनी थी और किस डायरेक्शन में फेंका गया। तो ये सवाल देखिए बच्चों कितना सुंदर है। ये जस्ट इसको क्लियर कर रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, ये क्या है 4,4, ठीक है, 4,4। अब चाहो आप तो इसको उसमें पहले इक्वेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जो बच्चा थोड़ा समझदार होता है उसको ये भी दिखाई देता साथ में कि भैया हमें तो रेंज भी मालूम है कि रेंज कितना दिया है 18 मीटर। तो अगर मुझे रेंज मालूम है, कोऑर्डिनेट मालूम है, तो मुझे मेरी समझ ये कह रही थी कि मुझको ये इक्वेशन यूज करना चाहिए था। क्या यूज करना चाहिए था बच्चों, y बराबर x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है ना। अब देखो सवाल कितना आसान हो जाता। y हमें बच्चों मालूम है कितना है 4 है, x कितना है बच्चों 4 है, ठीक है, 1 माइनस एक्स कितना है 4, r कितना है 18, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं 2, इसको क्या लिख सकते हैं 9, 4 से 4 उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये कितना हो जाता, 9 माइनस 2 इज 7, तो 1 इक्वल टू 7/9 tan थीटा, यानी क्या हो जाता बच्चों, tan थीटा किसके बराबर हो जाता 9/7 के, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाता tan इनवर्स, थीटा इक्वल टू क्या हो जाता बच्चों tan इनवर्स 9/7, ठीक है ना। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन तो हमें मिल गया, अब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो कोई बड़ी बात नहीं है, रेंज हमें मालूम है और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बच्चों u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। रेंज हमें मालूम है, एंगल हमें मालूम है, ठीक है ना, tan थीटा मालूम है ना 9/7। तो अगर किसी बच्चों को ये मालूम है कि ये 9 है और ये 7 है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चों 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो आप साइन थीटा निकाल लेते, साइन 2 थीटा को क्या लिख लेते हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा, जी से डिवाइड कर लेते, सब कुछ दिया है यू नहीं दिया, तो यहाँ से यू आ जाता, ठीक है, कैलकुलेट हो जाता आसानी से। चलिए, तो अब मुझे लग रहा है कि आप ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसी क्रम में एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, वो है कोलिजन से रिलेटेड, ठीक है ना। किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सामने कोई दीवार रखी हुई है और उस पर जाकर क्या कर रहा है कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना किससे बच्चों रिलेटेड, कोलिजन से, ठीक है ना, कोलिजन विथ वॉल, ठीक है, वॉल के साथ कोलिजन। ध्यान में ये रखना है बच्चों कि जो कोलिजन है वो हमारी कैसी होगी, इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे दीवार दिया हुआ बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिए, और यहाँ से किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किए, ठीक है, किसी वेलोसिटी से। तो कोलिजन अगर बच्चों हमारा
कैसा है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। जब ये कॉमन सी बात है, अगर कोई चीज़ ऐसे जाके टकराती है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाता है बच्चों, रिवर्स हो जाता है। ठीक है। बट वेलोसिटी along y डायरेक्शन रिमेन सेम, y डायरेक्शन रिमेन सेम। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है अगर हम प्रोजेक्टाइल में पार्टिकुलर कोलिजन पढ़ रहे हैं, किसके साथ, वॉल के साथ। ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब कि अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी तो नीचे रहेगी। वो डिपेंड कर रहा है ना कि अगर प्रोजेक्टाइल कैसे टकरा रहा है। ठीक है। चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या करें बच्चों, क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे दो तरह के सवाल बन सकते हैं इस पे, बेसिकली इतने ही कंसेप्ट पे हमारे दो तरह के सवाल बन सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हमारा पार्टिकल कोई ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया हूँ, ठीक है, तो देखो ये हमारी कौन सी है बच्चों, मैक्सिमम हाइट है ना, यानी ये हमारा क्या होना चाहिए, r/2, रेंज का आधा होना चाहिए। यानी अगर ये दीवार नहीं रहती, ध्यान से समझना, ये दीवार नहीं रहती तो ये कहाँ पे गिरता बच्चों, इधर कहीं गिरता। क्लियर। ये दीवार नहीं रहती तो कहाँ गिरता बच्चों, इधर तक कहीं गिरता। यानी ये हमारा टोटल क्या होता, रेंज होता। लेकिन भाई साहब यहाँ पर क्या आ गया, दीवार आ गया। दीवार आया या टकराया, तो टकराया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है बच्चों, Vx है ना, तो रिवर्स हो जाएगा। Vx ये हो गया, ये वाला तो इधर ही रहेगा। अब देखो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर है, तो नेट किधर होगा, इधर। मतलब ये वाला पार्टिकल क्या होगी, कहीं इधर आके गिरेगी। बात समझ में आई। तो चलो हम मान लेते हैं कि दीवार तक पार्टिकल जो चला वो कितना चला, ध्यान से सुनना, कितना चला, x चला। अगर ये दीवार नहीं रहता बच्चों तो ये कितना चलता, r चलता। क्लियर है ना। ये टोटल x है, ये r है। तो टकराने के बाद ये बच्चों कहाँ पर गिरा, ये कितना हो गया, r माइनस दिस मच x। समझ में आया। r में से क्या कर ले बच्चों, ये टोटल x घटा लें तो ये मिल जाएगा हमें, क्या हो जाएगा, ये r माइनस एक्स। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन ये पूछे कि जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और वहाँ पे पार्टिकल कोलाइड होने के बाद गिरा, वो दूरी क्या है, वॉल से कितनी दूरी पे गिर रहा है ये, r माइनस एक्स। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पे है, तो कितनी दूरी पे है बच्चों, ये टोटल कितना है हमारा, x है, ये कितना है, r माइनस एक्स है। मतलब x माइनस क्या हो जाता, r माइनस एक्स, यानी कितना हो जाता, 2x माइनस r। कितना हो जाता, 2x माइनस r। बात समझ में आ रही है। तो ये कब होता बच्चों, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, क्या, कि जब हमारा रेंज r/2 से x की वैल्यू क्या हो, r/2 से ज़्यादा हो। ठीक है ना। मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल अब नीचे के डायरेक्शन में जा रहा हो। देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे रेंज आधी हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट के बाद अभी इतना पोर्शन बाकी है टकराने से पहले। ठीक है ना। तो यानी ये हमारा आंसर 2x माइनस r कब आएगा, जब x क्या होना चाहिए, r/2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यानी अगर x हमारा r/2 से ज़्यादा नहीं होता तब क्या होता, तब इसका मतलब कुछ और आंसर आना चाहिए था।
तो उस सिचुएशन को भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दीवार यहाँ पर है सर, ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और मैं यहीं से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे, ठीक है ना, इस वेलोसिटी से ऐसे गया, तो इसका तो कोई मैक्सिमम हाइट जो आएगा वो इधर कहीं आएगा, ठीक है। और ये हमारा पूरा रेंज होता, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर x हमारा क्या है बच्चों, r/2 से छोटा है, यही x है ना, x क्या है हमारा, r/2 से छोटा है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंट ऐसे बनाते, यानी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बच्चों ऊपर रहता, दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होता, ये vx होता। तो अभी हमने इलास्टिक कोलिजन में समझा है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, y वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो ये हो गया वेलोसिटी इधर और हो गया इधर, ठीक है ना। कब, किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिप कर रही थी, पार्टिकल डिप कर रही थी नीचे की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे था, तो एक कंपोनेंट नीचे हो गया, दूसरा x में हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, तो y कंपोनेंट ऊपर है, x कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन पीछे की तरफ है, यानी नेट वेक्टर तो इधर आ गया वेलोसिटी का। मतलब ये कैसे जाता बच्चों, अब ऐसे जाके कहीं गिरता, ठीक है। तो अब इसमें सवाल बनता है, वॉल से बताओ पार्टिकल कितना दूर है। कॉमन सी बात है, हमने इस लेंथ को क्या माना, x, ठीक है ना, वॉल x दूरी पे था। रेंज हमारा क्या होता अगर वॉल नहीं होता, तो ये होता, क्लियर, ध्यान से देखिएगा, रेंज क्या होता, ये होता। अच्छा, ये प्लस ये, यही तो हमारी रेंज है, ये प्लस ये क्या है, रेंज है। मतलब ये लेंथ कितनी है, तो कितनी है बच्चों, r-x, कितनी है, r-x, ठीक है। कोई डाउट, r-x प्लस x करेंगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये हमारी x है, ठीक है। ये टोटल कितनी है, r है, ठीक है। ये कितनी है बच्चों, ये कितनी है, r-x। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए ऐसे, तो रेंज गया ऐसे, ठीक है ना, ये टोटल r हो गया, यानी ये इससे टकराया, इधर आया, तो ये जो पर्सन बचा हुआ था वहीं तो इधर आया। मतलब ये बेसिकली हमारा ये टोटल कितना था, r-x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये r-x है, ये x है, तो r-x में से x घटा लो, r-x में से x घटा लो, क्या आ जाएगा, r-2x। ये आंसर क्या हो गया बच्चों, r-2x। यहाँ पर क्या आया था, 2x - r, यहाँ पर क्या आया था, r-2x। यानी जब x इज़ लेस देन r/2 होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, r-2x, ठीक है। और जब x इज़ ग्रेटर देन r/2 होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x - r। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो आइए इस पे कोई सवाल देखते हैं, ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। कोलिजन ट्रेजेक्ट्री, लगता है कि इसमें कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मिला हमें, ठीक है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या, r/2 और r, और नहीं भी याद है इनकेस तब भी कोई बहुत सोचने की बात नहीं है, ठीक है ना, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया बच्चों,
अ बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इज 37 डिग्री, ठीक है ना। ग्राउंड से एक बॉल फेंका गया है जिसका एंगल कितना है 37 डिग्री, ठीक है। आपका स्पीड भी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विथ अ वर्टिकल वॉल 18.4 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। प्रोजेक्शन पॉइंट से 18.4 मीटर की दूरी पर एक हमारा क्या है, वॉल है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, वॉल। इफ द बॉल रिबाउंड इलास्टिकली टू फाइनली फॉल एट सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द वॉल, तो जाहिर सी बात है टकराने के बाद सामने ही कहीं गिरेगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर द बॉल विल फॉल, ठीक है। कह रहा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जहाँ पे बॉल क्या हुआ है, क्या हुआ है, गिरा है। तो लॉजिकल सी बात है, हमें पहले क्या निकाल लेना चाहिए, रेंज, ठीक है ना। रेंज निकाल लेंगे और वहाँ से ये समझ लेंगे कि जो रेंज, जो x जहाँ पर पार्टिकल हमारा गिरेगा, ये जो x हमारा जो दिया है वो क्या r/2 से कम है या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रेंज को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको थीटा दिया हुआ है 37 डिग्री। u कितना है बच्चों, 20 स्क्वायर दैट इज 400, ये हो गया 2। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3/5, ठीक है। कॉस 37 की वैल्यू 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई g। इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, 8 बार में गया, ठीक है ना। और कुछ देखो तो बच्चों, और कुछ तो लग रहा है कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 16 इंटू 12/5, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 160, 160 में और कितना जोड़ दें हम, 32, यानी 182 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 3 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20, 36.4। अब 36.4 का बच्चों आधा करते तो क्या आता, ठीक है ना। ये तो हमारा r आ गया, हमें चेक करना है कि x क्या r/2 से बड़ा है या छोटा है। तो r/2 बेसिकली क्या हो जाता बच्चों, हमारा 18.2 हो जाता, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पे 18.4, यानी हमारा जो x है बच्चों वो r/2 से क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि इसको अगर हम प्रोजेक्ट किए होंगे तो ये डिप कर रहा होगा, ठीक है ना। r/2 क्या है, 18.2 आया है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन सही है तो, ठीक है ना। आप देख लेना, 16 10 160 और 2 बार और जोड़ना है तो 32 जोड़ देंगे। अच्छा 32 जोड़ देंगे तो 192 होगा सर, 182 नहीं होगा। अच्छा हुआ कि यहीं पे चेक कर लिए। ये कितना हो जाएगा, 192/5, ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 4 कैरी, ठीक है, 5 8 जा 40, ठीक है, 2 बचा 4, सही है, सही है ना। अब 38.4 को बच्चों 2 से डिवाइड करके देख तो कितना आ जाता, 19.2, ठीक है ना। तो हमारी ये दूरी कितनी है बच्चों, 18.4, ये कितना आ रहा है 19.2, मतलब x जो है हमारा r/2 से क्या है, छोटा है। देखे, सवाल चेंज करते ही, डेटा चेंज होते ही कंडीशन हमारी चेंज हो गई। मतलब ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता था, मतलब कैसे होता, इसको प्रोजेक्ट किए तो ये कहीं ऊपर जाके लड़ता, डिप करने वाली कंडीशन इधर आती, ठीक है ना। अब ये ऊपर ही जा रहा था, ऐसे होता, यानी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी y वाली ये रहती, x वाली चेंज हो जाती, तो नेट वेलोसिटी इधर आती ना, यानी ये इधर कहीं गिरता। तो याद है इस कंडीशन के लिए क्या आया था बच्चों, क्या आया था हम लोग का आंसर, r-2x। बिना सॉल्व किए ही सीधे सीधे आंसर लिख लेते। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वैल्यू कितनी आ जाती, r-2x, ठीक है। r कितना है बच्चों हमारा 38.4 और x कितना है 18.4 इंटू 2 दैट इज 36.8, 36.8
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 8 गया, 4 5 6 7 8, 6 हो जाता, 1.6 आता। ठीक है, ये हमारा आंसर होता। बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत है नहीं, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। तो आप चाहो तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो खुद से भी। ठीक है, खुद से कैसे बना सकते हो बच्चों? तो देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि कोई पार्टिकल अगर मान लो ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ये हमारा रेंज का आधा हिस्सा हुआ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं दीवार यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना, दीवार यहाँ पे लगा दिया, तो ये पार्टिकल ऐसे जाके इस पर टकरा रहा होगा, तो इस समय तो वेलोसिटी इसकी इधर होगी। और ये मान लेते हैं बच्चों हमारा बॉल है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ, तो टकराने के बाद एक्स वाला रिवर्स हो जाएगा, वाई वाला तो सेम ही रहेगा, तो रिजल्टेंट अब ये हो जाएगा, तो ये इधर गिरेगा ना। तो ये वाली कंडीशन क्या थी बच्चों? ये देखो r/2 हमारा यहाँ पर कहीं है और ये r है, यानी जो बेसिकली r है वो हमारा क्या है, r/2 से क्या है, छोटा है। ठीक है ना, तो इसके लिए आंसर क्या आया था, अभी हमने डिटेल में पढ़ा है, कितना आया था, r-2x। अगर यही दीवार में यहाँ लगा देता, ध्यान से देखो, तो देखो r/2 को तो क्रॉस कर लिया ना, ये वेलोसिटी किधर से, इधर की तरफ, यानी एक कंपोनेंट इधर होता है, एक कंपोनेंट इधर होता है, टकराने के बाद वेलोसिटी एक कंपोनेंट इधर आ जाता, तो नेट वेलोसिटी इधर आती, मतलब ये टकरा के इधर कहीं गिरता। इसके लिए आंसर क्या आया था बच्चों, 2x माइनस r। ठीक है, तो आज बच्चों हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिस्कस किया है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल में कोलिजन के बारे में डिस्कस किया है, अगर सामने कोई वॉल रखा है तो। ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है और एक्स के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, वाई के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि हम लोग कोलिजन डिटेल में पढ़ेंगे जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पार्टिकल को फेंका जा रहा होगा किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।